क्या होगा अगर आप टाल-मटोल को हमेशा के लिए खत्म कर सकें, जिससे काम करना ना सिर्फ आसान हो जाए, बल्कि आपका दिमाग उस काम में पूरी तरह से डूब जाए और आप उसे मक्खन में चाकू की तरह झटपट पूरा कर लें। इसे हम बटरी एग्जीक्यूशन कहते हैं। ये टाल-मटोल का ठीक उल्टा है और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इसे सीखने का तरीका बताने जा रहा हूं। मैं रैन डारस हूं, फ्लो रिसर्च कलेक्टिव का सह संस्थापक और सीईओ। अपने पार्टनर स्टीवन कटलर के साथ मिलकर हमने हजारों पेशेवरों को अपनी इच्छा से फ्लो स्टेट्स तक पहुंचकर अपने चरम प्रदर्शन पर पहुंचने का तरीका सिखाया है। अब आप टाल-मटोल के इन 3 प्रकारों में से किस प्रकार के टाल-मटोल का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं? पहला है जड़ता। इसका मतलब है कि आपके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। आपको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं, आपने इसके लिए समय भी निकाल रखा है। अक्सर आपको ये काम करने में मजा भी आता है, फिर भी आप इसे करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते। दूसरा है ध्यान भटकना। इसका मतलब है कि आपने काम शुरू कर दिया है, लेकिन जरा सा भी ध्यान भटकने पर आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और देखते ही देखते आधा दिन बीत जाता है, क्योंकि आप दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं और काम शुरू करने के लिए बहुत तनाव में होते हैं। महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन अपराध बोध के कारण कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती। तीसरा है लगातार टालमटोल। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों या परियोजनाओं को लगातार टालते रहते हैं। खुद से कहते हैं कि आप उन्हें कभी न कभी पूरा करेंगे, लेकिन कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। जड़ता आपको काम शुरू करने से रोकती है। ध्यान भटकने से आपका ध्यान कार्य के बीच में ही भटक जाता है और लगातार टालमटोल प्रगति को हमेशा के लिए रोकती है। मेरे लिए सबसे कष्टदायक रूप जड़ता हुआ करती थी। उदाहरण के लिए, एक बार मुझे अपने दोस्त की शादी में उसके बेस्ट मैन के रूप में भाषण देने का काम सौंपा गया था और इसके महत्व और सम्मान के बावजूद मैं खुद को टालता, स्थगित करता और हाँ, काम में देरी करता हुआ पाया। ये हर गुजरते दिन पर एक असहज छाया की तरह मंडराता रहा। अब आम धारणा के विपरीत, काम में देरी प्रेरणा की कमी का लक्षण नहीं है, बल्कि ये अक्सर उच्च प्रेरणा और निष्क्रियता का परिणाम होता है। यही कारण है कि ये इतना दर्दनाक होता है। ये वो स्थिति है जब मैं इसे करना चाहता हूं, लेकिन खुद को करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। ऐसा हमारे दिमाग में होने वाले एक न्यूरोकेमिकल गृहयुद्ध के कारण होता है, जिसे दृष्टिकोण परिहार संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ये संघर्ष 2 प्रणालियों के बीच होता है। डोपामाइन से भरपूर क्षेत्रों से जुड़ी दृष्टिकोण प्रणाली, मस्तिष्क के कुछ भाग जैसे स्ट्रिएटम और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जो आनंद और पुरस्कार से जुड़े होते हैं और क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, और फिर कोर्टिसोल से भरपूर मस्तिष्क के कुछ भाग जैसे एमिडाला और हिप्पोकैम्पस, जो भय और चिंता से जुड़े होते हैं और निष्क्रियता को प्रोत्साहित करते हैं, से जुड़ा परिहार तंत्र। इसके परिणाम स्वरूप एक संज्ञानात्मक विरोधाभास उत्पन्न होता है। डोपामाइन मस्तिष्क में प्रवाहित होकर चाहत और लालसा को उत्तेजित करता है, जबकि कोर्टिसोल मस्तिष्क में प्रवाहित होकर भय और चिंता को उत्तेजित करता है। इस दृष्टिकोण परिहार संघर्ष में आप किसी कार्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे आप कार्य के करीब पहुंचते हैं, नकारात्मक पहलू अधिक प्रमुख हो जाते हैं, जिससे परिहार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर जैसे जैसे आप कार्य से दूर जाते हैं, सकारात्मक पहलू अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे दृष्टिकोण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि यह कैसे होता है? जब आप अपनी डेस्क से दूर होते हैं, तो उस पुस्तक का विचार जिसे आप लिखना और दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, आपको उत्साहित करता है। लेकिन जैसे ही आप अपना वर्ड प्रोसेसर शुरू करते हैं, आप उस खाली पृष्ठ को देखकर डर जाते हैं। इसलिए ये दृष्टिकोण और परिहार प्रेरणाओं के बीच एक खींचतान पैदा करता है। ये दृष्टिकोण परिहार संघर्ष हमें संलग्न होने से रोकता है। इसलिए हम कभी भी प्रवाह चक्र शुरू नहीं कर पाते और प्रवाह अवस्था तक नहीं पहुंच पाते।
अब आपने निस्संदेह इस दृष्टिकोण का अनुभव किया होगा। कई बार ये दृष्टिकोण आपको प्रवाह चक्र से हमेशा के लिए बाहर रखेगा। अब प्रवाह चक्र क्या है? 90 के दशक से शुरू होकर एक दशक से अधिक समय तक मेरे व्यापारिक साझेदार स्टीफन कटलर ने दुनिया के कुछ बेहतरीन एक्शन और एडवेंचर स्पोर्ट्स एथलीटों का पीछा किया। पहाड़ों, लहरों और यहां तक कि आकाश में भी उनका अनुसरण किया। स्टीवन ने एक रोचक बात खोजी। ये सभी एथलीट प्रवाह अवस्था की शक्ति का उपयोग कर रहे थे। चेतना की यह इष्टतम अवस्था वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने सर्वोत्तम रूप में महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। प्रवाह में ये एथलीट पहले असंभव कारनामे कर सकते थे, जिससे उनके संबंधित खेल किसी भी अन्य खेल की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उदाहरण के लिए, सर्फिंग में बड़ी लहरें पहले 30 फुट की हुआ करती थीं, लेकिन कुछ ही वर्षों में 80 फुट की लहरें सामान्य हो गईं। 90 के दशक में बीएमएक्स पर फ्रंट फ्लिप को आत्महत्या के समान खतरनाक माना जाता था। वर्षों बाद ट्रिपल फ्रंट फ्लिप मानक बन गया। प्रवाह आज के अकल्पनीय को कल के नए मानक में बदल रहा है, और वह भी अविश्वसनीय रूप से तेजी से। इन एथलीटों का साक्षात्कार और अवलोकन करके कि वे इन अविश्वसनीय कारनामों को कैसे अंजाम देते हैं, स्टीवन ने महसूस किया कि ये सभी लोग प्रवाह चक्र का उपयोग करके एक विशिष्ट तरीके से प्रवाह तक पहुंच रहे थे। और लोकप्रिय धारणा के विपरीत, प्रवाह बाइनरी नहीं है। ये लाइट स्विच की तरह नहीं है, या तो चालू या बंद, बल्कि प्रवाह एक 4 चरण चक्र का हिस्सा है: संघर्ष, मुक्ति, प्रवाह और पुनर्प्राप्ति। संघर्ष में आपको कार्य में पूरी तरह से लीन होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसमें शामिल नॉरएपिनेफ्रिन निराशा, चिंता और बेचैनी का कारण बनता है। मुक्ति तब होती है जब आप कार्य या समस्या से जूझने की सीमा तक पहुंच जाते हैं। कार्य में दृढ़ता और एंडोर्फिन के दर्द निवारक प्रभाव से शरीर में प्रवाह का प्रवाह होता है। इसके बाद प्रवाह की अवस्था आती है, जो सहज एकाग्रता की अवस्था है, जहां आपका आत्मबोध समाप्त हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो जाता है और सेरोटोनिन और डोपामाइन आपको आगे बढ़ाते हैं। फिर पुनर्प्राप्ति होती है, जो प्रवाह के बाद आवश्यक न्यूरोकेमिस्ट्री की भरपाई करती है और इतनी ऊर्जा खर्च होने के बाद कायाकल्प करती है। अब इन एक्शन और एडवेंचर स्पोर्ट्स एथलीटों के लिए आप संघर्ष चरण को वार्म अप, पहली लहर, पहाड़ से नीचे पहली दौड़, चढ़ाई की शुरुआत की तरह सोच सकते हैं। लेकिन एक्शन स्पोर्ट्स के क्षेत्र से बाहर हमने प्रवाह के बारे में कुछ और खोजा है। ऑडी, वेंचर, फेसबुक, अमेरिकी वायुसेना और दुनिया के कई प्रमुख संगठनों में टीमों को उनके कार्यक्षेत्र में प्रवाह की शक्ति का उपयोग करने में मदद करते हुए हमने महसूस किया है कि आप इसे इस तरह सोच सकते हैं। प्रवाह चक्र का 5वां चरण कुछ ही सेकंड तक रहता है, लेकिन आधुनिक पेशेवरों के लिए यह संघर्ष से भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। एक्शन स्पोर्ट्स एथलीटों के लिए यह वह क्षण होता है जब वे पहाड़ी से नीचे उतरने, हवाई जहाज से छलांग लगाने या पानी में उतरने का फैसला करते हैं। कार्यस्थल पर कई लोगों को पंगु बनाने वाले इस पूर्व संघर्ष चरण को संलग्नता कहा जाता है। एक्शन स्पोर्ट्स एथलीटों के लिए संघर्ष में आगे जो होता है, उसकी तुलना में संलग्नता चरण आसान हिस्सा है। उन्हें बस उस रिज से कूदना होता है या उस पहाड़ से नीचे फिसलना होता है। लेकिन ज्ञान कार्यकर्ताओं के लिए संलग्नता कहीं अधिक कठिन है। तो अब आप समझते हैं कि टाल-मटोल केवल दृष्टिकोण परिहार संघर्ष है। इसे दूर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो कार्य को करने की इच्छा को इतना बढ़ाएं कि वो टालने की प्रवृत्ति पर हावी हो जाए, या दूसरा, टालने की प्रवृत्ति को इतना कम कर दें कि कार्य को करने की आपकी मौजूदा इच्छा बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं।
ताकि आप प्रवाह चक्र में संलग्न होने की क्षमता में महारत हासिल कर सकें और टाल मटोल को हमेशा के लिए हरा सकें। पहला तरीका है बेहद स्पष्ट लक्ष्यों के साथ लेजर की तरह ध्यान केंद्रित करना। 1960 के दशक में अग्रणी मनोवैज्ञानिक और सह संस्थापक ने सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मी चमी हाई ने उस समय किए गए सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में से एक का नेतृत्व किया। उन्होंने नवाजो भेड़ पालकों से लेकर कारखाने के श्रमिकों, संगीतकारों और एथलीटों तक विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया। इन सभी लोगों ने नियमित रूप से फ्लो स्टेट का अनुभव किया। जैसे जैसे चमी हाई ने उनके संबंधित कार्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण का गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि फ्लो स्टेट अनायास नहीं होता, बल्कि इसके लिए पूर्व शर्तें या कारक होते हैं, जिनके कारण ये उन लोगों में नियमित रूप से उत्पन्न होता है जो इसका अनुभव करते हैं। इनमें से एक फ्लो स्टेट कारक विशेष रूप से टाल मटोल को मक्खन में चाकू की तरह काट सकता है। इस फ्लो स्टेट कारक को स्पष्ट लक्ष्य कहा जाता है। स्पष्ट लक्ष्य मैराथन दौड़ने, अपने बच्चों को डिज्नीलैंड ले जाने, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने जैसे लक्ष्यों से भिन्न होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य आपके ध्यान का केंद्र होते हैं, न कि वो समग्र परिणाम जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्पष्ट लक्ष्य फुटबॉल को गोल में डालना है। परिणाम फुटबॉल मैच जीतना हो सकता है। अब जब आप अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वास्तव में अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर निर्भर होते हैं। ये शक्तिशाली तो है, लेकिन ऊर्जा की खपत भी बहुत करता है। जब आप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बेसल गैंग्लिया पर निर्भर होते हैं, जो मस्तिष्क का एक पुराना हिस्सा है, जो परिचित आदतों को क्रियान्वित करता है। ये कुशल है और इसमें कम ऊर्जा लगती है। अपने बेसल गैंग्लिया की स्वचालितता का लाभ उठाते हुए मैच जीतने पर नहीं, बल्कि गेंद को नेट में डालने पर ध्यान केंद्रित करें। ये न केवल आसान है, बल्कि प्रवाह के लिए भी अधिक अनुकूल है। स्पष्ट लक्ष्य कार्य नियोजन के लिए केंद्रीय ईएक्स कार्यकारी नेटवर्क को सक्रिय करते हैं और डोपामाइन के उछाल के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते हैं, जो दृष्टिकोण, परिहार, संघर्ष को कम करने में मदद करता है। इसलिए टालमटोल को खत्म करने का पहला कदम प्रत्येक कार्य के लिए बेहद विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। और मेरा मतलब है कि बेहद विशिष्ट। इस तरह मस्तिष्क को यह सोचने में संसाधन खर्च नहीं करने पड़ते कि इसे प्राप्त करने के लिए कैसे, क्यों या क्या करना है। कार्य को सूक्ष्म लक्ष्यों में तोड़ दें, भले ही ये एक छोटा सा कार्य हो जिसमें केवल 1 घंटा लगे। इस तरह आप डोपामाइन की निरंतर धारा प्राप्त करते हैं। जिस कार्य को आप टाल रहे हैं, उसे इतना छोटा बनाकर कि ये लगभग प्रतिक्रियात्मक कार्य जैसा लगे। यानी उस बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को जिसे आप टाल रहे हैं, उसे सूक्ष्म कार्यों में विभाजित करके और उन्हें इतना आसान बनाकर कि वे उन चीजों के समान हों जो आप डोपामाइन हिट प्राप्त करने के लिए करते हैं। आपको छोटे छोटे कार्यों से डोपामाइन हिट मिलती है। बड़े कार्य के वे उपचरण जिन्हें आप अन्यथा टालते रहते हैं। उदाहरण के लिए, पहला चरण हो सकता है अपना लैपटॉप खोलना। दूसरा चरण हो सकता है गूगल डॉक खोलना। तीसरा चरण हो सकता है प्रस्तुति का परिचय लिखना। अगला चरण हो सकता है क्लाइंट परिणामों का डेटा प्रस्तुति में जोड़ना। हमारे ब्रांड के रंगों के साथ ग्राफिक्स डिजाइन करना। जो भी हो, पहले कार्य को इतना आसान बनाएं
जिसमें इतनी कम ऊर्जा लगे कि मस्तिष्क के पास विरोध करने के लिए कुछ भी न बचे। और आप इसे कागज की एक शीट पर लिख सकते हैं, जिसे आप बाद में फेंक देंगे, या अपने फोन के नोट्स ऐप में लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। इससे आपका मस्तिष्क ये सोचने से बचता है कि पहला चरण क्या है। जब आप कार्य के भीतर इन स्पष्ट सूक्ष्म स्तर के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, तो निष्पादन पिघले हुए मक्खन में चाकू की तरह सहसूस होने लगता है। आप तुरंत काम में जुट जाते हैं और फिर प्रवाह उत्पन्न होता है। इसके बाद आप प्रवाह के एक अन्य सबसे शक्तिशाली ट्रिगर के साथ इसे मिलाकर स्पष्ट लक्ष्यों की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं, जो हमें दृष्टिकोण, टालमटोल, संघर्ष को समाप्त करने और विलंब को दूर करने के दूसरे चरण पर लाता है। और वो है चुनौती, कौशल और संतुलन को समायोजित करना। फ्लो स्टेट के लिए 20 से अधिक ट्रिगर हैं, लेकिन इनमें से एक ट्रिगर इतना शक्तिशाली है कि इसे अक्सर न केवल एक ट्रिगर बल्कि फ्लो स्टेट के लिए एक पूर्व शर्त माना जाता है, जो अन्य सभी ट्रिगर्स के काम करने के लिए आवश्यक है। इसे चैलेंज स्किल्स बैलेंस कहा जाता है और ये टाल मटोल पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये संतुलन किसी कार्य द्वारा प्रस्तुत चुनौती के कथित स्तर और उस कार्य को करने के आपके कथित कौशल या क्षमता के बीच इष्टतम संबंध को संदर्भित करता है। यदि चुनौती बहुत अधिक है, तो आप चिंता और अत्यधिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। यदि चुनौती बहुत कम है, तो आप ऊब और उदासीनता महसूस कर सकते हैं। आप उस 4% के आदर्श बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, जहां चुनौती आपके वर्तमान कौशल स्तर से थोड़ी सी अधिक हो। तभी कार्य आपका ध्यान आकर्षित करेगा और आप फ्लो स्टेट में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम टालमटोल को दूर करने के लिए चैलेंज स्किल्स बैलेंस को कैसे समायोजित करें? इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है चुनौती कौशल संतुलन नियामक को कम करना। जब मैं आयरलैंड में एक किशोर था, तब मैंने एक वेबसाइट सेवा व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश की थी। महीनों तक मैंने दिन में 16 घंटे लेखाकारों को वेबसाइट बेचने की कोशिश में बिताए और मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। रोजाना औसतन 250 कॉल आने के बावजूद मुझे लगातार अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। एक ने दिन में पहले ही कहा था, आपको क्या लगता है कि हम आपकी बकवास सेवाएं सुनना चाहेंगे? किसी ने कहा, धोखाधड़ी। किसी और ने थूकते हुए कहा, हर सुबह पहले 2 घंटे सबसे कठिन होते थे। मैं टाल मटोल की बुरी आदत से जूझ रहा था। फोन उठाकर पहली कोल्ड कॉल करने का ख्याल ही इतना बड़ा अवरोध था कि मैं बस टालता ही रहता था। समस्या ये थी कि जब तक मैं कोई बिक्री नहीं करता, मुझे एक पैसा भी नहीं मिलता था। उस समय मुझे लगता था कि अगर मैंने कॉल नहीं की, तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। फिर मुझे एक विचार आया कि मैं अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव करके शुरुआती घंटों को थोड़ा और सहनीय बना सकता हूं। सीधे कोल्ड कॉल में कूदने के बजाय मैंने अपने दिन की शुरुआत मौजूदा ग्राहकों से संपर्क करके की, जो मुझे पसंद करते थे, जानते थे और मित्रवत थे। ये बातचीत सकारात्मक थी और मुझे पता था कि क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। इस रणनीति ने शुरुआती बाधा को कम किया, आत्मविश्वास बढ़ाया और दिन के लिए गति प्रदान की। एक बार जब माहौल बन जाता, तो मैं अपनी गति बढ़ाता और फिर से कोल्ड कॉल करने का साहस करता। और ये कारगर साबित हुआ, क्योंकि जितना अधिक प्रयास आपको संपर्क स्थापित करने के लिए करना पड़ता है, टाल मटोल की संभावना उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत, जितना कम प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष के चरण को शुरू करना और प्रवाह अवस्था में प्रवेश करना उतना ही आसान होता है। अंततः जब हम टाल मटोल करते हैं, तो हम ऊर्जा व्यय से बचते हैं, जो प्रजनन के लिए आवश्यक मूलभूत चीजों के लिए ही बहुमूल्य संसाधनों को संरक्षित करने का एक विकासवादी अनुकूलन है। यदि आप अपने सिस्टम को कम संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो टाल मटोल करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है।
इसलिए आपके पास दो विकल्प हैं, प्रयास बढ़ाना या स्थिति को इस तरह समायोजित करना कि उसमें कम प्रयास लगे। अधिकांश लोग पहला विकल्प चुनते हैं, कॉफी पीकर, कैफीन युक्त होकर या बस किसी तरह काम को पूरा करके प्रयास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये दांत पीसकर किसी ऊंची बाधा को पार करने की कोशिश करने जैसा है। शुरुआत में कोल्ड कॉलिंग के साथ मैं भी यही कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि केवल इच्छा शक्ति से ऊंची बाधा को पार करने के बजाय मुझे शुरू में ही बाधा को कम कर देना चाहिए था, जैसा कि मैंने अंततः किया। आपके निवेशित प्रयास पर रिटर्न आरओआई के लिए एक बेहतर रणनीति चीजों को इस तरह से पुनर्गठित करना है कि हम कम प्रयास से जुड़ सकें, जैसे बाधा को कम करना, ताकि आप आसानी से उसे पार कर सकें। अब चुनौती और कौशल के संतुलन को नियंत्रित करने का दूसरा तरीका समय को नियंत्रित करना है। किसी कार्य की चुनौती के स्तर को नियंत्रित करने वाले एक कारक के रूप में अक्सर किसी कार्य को पूरा करने के लिए आपके पास कितना समय है, यह निर्धारित करता है कि वो कितना कठिन है। यदि आप अपने टैक्स रिटर्न भरने में टाल-मटोल कर रहे हैं, जो कि कई लोगों के लिए बेहद उबाऊ काम है, तो वास्तव में इसके लिए समय सीमित करें और कम करें। खुद को 1 सप्ताह के बजाय 1 घंटा दें, जिससे काम में प्रवाह के लिए चुनौती का स्तर बढ़ जाता है। यदि चुनौती बहुत अधिक है, इतनी जटिल है कि इसके बारे में सोचने मात्र से ही आपका दिमाग थक जाता है, तो इसके विपरीत करें। कार्य को पूरा करने के लिए आपको जितना समय चाहिए, उससे कहीं अधिक समय दें। इससे चुनौती का स्तर कम हो जाता है, जिससे आप काम में प्रवाह के लिए सही स्तर पर पहुंच जाते हैं और टाल-मटोल से छुटकारा पा लेते हैं। और बाल कौशल संतुलन को नियंत्रित करने का तीसरा तरीका है कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना। क्या आपने कभी यह जाने बिना कि अंतिम चित्र कैसा दिखेगा 1000 टुकड़ों वाली पहेली को पूरा करने की कोशिश की है? अनिश्चितता बहुत भारी होती है और चुनौती कौशल संतुलन को चिंता की ओर झुका देती है। यही बात काम पर भी लागू होती है। यदि आप काम का दायरा, क्या आवश्यक है या इसमें कितना समय लगेगा, ये नहीं जानते हैं, और ये जोखिम है कि इसमें 30 मिनट या 3 घंटे लग सकते हैं, तो आप कार्य का विरोध करते हैं। ये ऐसा है जैसे खोलना पेंडोरा बॉक्स का समाधान। ये है कि काम के वास्तविक दायरे को समझने के लिए थोड़ा समय निकालें। ये शायद ही कभी एकदम सही होगा, लेकिन जितना हो सके उतना आत्मनिरीक्षण करने का लक्ष्य रखें। ये पूछें कि क्या करने की आवश्यकता है और इसे क्यों करने की आवश्यकता है। स्पष्टता प्राप्त करके आप कार्य, संदर्भ और अपने लिए इसके महत्व को बढ़ाएंगे, जिससे इसमें शामिल होना आसान हो जाएगा। अब टाल-मटोल से बचने और संघर्ष से बचने के तीसरे तरीके को बाईपासिंग या प्रतिक्रिया अवरोधन कहा जाता है। प्रतिक्रिया अवरोधन का तात्पर्य उत्तेजनाओं के प्रति स्वचालित प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और इसके बजाय एक क्रियाशील व्यवहार चुनने की क्षमता से है, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ ठंडी नदी में कूद जाना। सोचने समझने से पहले ही प्रतिक्रिया अवरोधन क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे ही मस्तिष्क के भावनात्मक भाग, जैसे कि एमिडाला, हावी हो जाते हैं, वे हमारी आत्मनियमन की क्षमता को दबा देते हैं। ऐसा होने पर हम अपने कार्यों के नकारात्मक परिणामों के बारे में अधिक चिंता का अनुभव करते हैं और कार्य से संबंधित भावनाओं को फिल्टर करने में कम सक्षम होते हैं। आप देखेंगे कि यदि आप नदी में उतरने से पहले टाल-मटोल करना शुरू कर देते हैं, तो मस्तिष्क का वो भावनात्मक भाग जो आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, वहां से जीत हासिल करना, ठंड का सामना करना और भी मुश्किल होता जाएगा। इसके बजाय मस्तिष्क का सचेत हिस्सा, जो जानता है कि दोस्तों के साथ तैरने में मजा आएगा, 5 मिनट के भीतर ही पानी में कूद जाएगा। जब तक आप पानी में पहुंचेंगे, तब तक आपके मस्तिष्क के भावनात्मक हिस्से के हावी होने में बहुत देर हो चुकी होगी। आपका लक्ष्य है कि आप अप्रोच अवॉइडेंस संघर्ष को
शुरू होने से पहले ही उससे पार पा लें। इससे टाल मटोल की प्रवृत्ति को शुरू होने से ही रोका जा सकता है। पहले मैंने आपको कोल्ड कॉलिंग के अपने अनुभव के बारे में बताया था। खैर, उस कहानी का सुखद अंत हुआ। एक ऐसा अंत जो मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवरोधन को प्रशिक्षित किए बिना कभी नहीं मिलता। एक दिन जब मैं कॉल कर रहा था, संयोग से मार्टिन गिल क्रिस्ट नाम के एक अकाउंटेंट ने फोन उठाया। उन्होंने मेरे दृढ़ संकल्प में कुछ देखा, जिसे देखकर ज्यादातर लोग बहुत पहले ही हार मान लेते। उन्होंने कहा, चलो व्यापार की बात करते हैं। और समय के साथ हमने साथ काम किया और आयरलैंड के सर्वश्रेष्ठ युवा उद्यमी के लिए क्षेत्रीय फाइनलिस्ट बने। लेकिन असली जीत खुद को अप्रोच अवॉइडेंस संघर्ष से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना था। ताल मटोल करने के प्रलोभन के बावजूद ये इच्छा शक्ति और प्रतिक्रिया अवरोधन की जीत थी, जो टालने की प्रबल जैविक इच्छा पर विजय थी। ठीक वैसे ही जैसे ठंडे पानी से नहाना। प्रतिक्रिया को रोकने के लिए एक पल भी मिलने से पहले ही मैंने खुद को तुरंत डायल बटन दबाने के लिए प्रशिक्षित कर लिया, ताकि सामने वाला व्यक्ति मुझसे पहले ही सवाल पूछे, जवाब दे और हेलो कह दे, इससे पहले कि मैं इसके बारे में सोच भी पाऊं। आखिरकार ये तरीका कारगर साबित हुआ, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका है। एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी न्यूरोकेमिस्ट्री का लाभ उठाकर स्लीप टू फ्लो रणनीति के साथ अपनी प्रतिक्रिया अवरोधन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रचलित मान्यता यह है कि हमें उठकर नींबू पानी पीना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और कार्य दिवस के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन सुबह के समय एक ऐसी मस्तिष्क अवस्था होती है जिसका उपयोग आप टाल मटोल की संभावना को काफी कम करने के लिए कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया अवरोधन क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ फ्लो तक अपनी पहुंच को भी बढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नींद में पाई जाने वाली डेल्टा और थीटा मस्तिष्क तरंगे फ्लो में पाई जाने वाली अल्फा और थीटा मस्तिष्क तरंगों के करीब होती हैं। अल्फा तरंगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि को कम करती हैं, जिससे सहजता का अनुभव होता है और आत्मचेतना यानी आपके आंतरिक आलोचक की चेतना कम होती है। थीटा तरंगे बढ़ी हुई रचनात्मकता से जुड़ी होती हैं, जिससे मस्तिष्क नए संबंध बनाने और तेजी से जटिल समस्याओं को अधिक कुशलता से हल करने में सक्षम होता है। इन मस्तिष्क तरंगों का उपयोग करना सरल है। उठते ही काम पर लग जाएं। यदि आपने सब कुछ तैयार कर लिया है, तो आप 60 मिनट के भीतर टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। बिस्तर से उठते ही कुछ ही सेकंड में अगर आप काम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको कोई रास्ता नहीं देगा। आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप जाग कर खुद को विचलित कर सकें और काम टाल सकें। आप मस्तिष्क के भावनात्मक हिस्से को निष्क्रिय कर देते हैं और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देते हैं। टालने और काम करने की प्रणालियों के बीच टकराव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठकर सीधे ईमेल चेक करना शुरू कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठकर उन महत्वपूर्ण कामों पर काम करें जिन्हें आप टालते आ रहे हैं। इसके कारगर होने के लिए आपको पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित करना होगा, लेकिन ये बेहद प्रभावी है और ये काम टालने के कौशल को निखारने में मदद करता है। अब इस प्रक्रिया में महारत हासिल करने का चौथा तरीका दृष्टिकोण से बचने का संघर्ष प्रवाह के प्रतिफल नामक चीज से जुड़ा है। प्रवाह अवस्था अविश्वसनीय महसूस होती है। ये मनुष्यों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सबसे सुखद अनुभवों में से एक है, जो मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले न्यूरोकेमिकल्स के मिश्रण के कारण होता है। लेकिन प्रवाह में आने की उच्च संभावना और पर्याप्त समय तक प्रवाह में बने रहना आवश्यक है, ताकि आप उसमें संलग्न होना चाहें। समुद्र तट पर रेत का महल बनाना कम प्रेरक होता है यदि ज्वार उसे किसी भी क्षण बहा ले जा सकता है, लेकिन यही बात काम पर भी लागू होती है। यदि आप जानते हैं कि काम शुरू करने के बाद आपको बाधित किया जाएगा, तो दृष्टिकोण से बचने का संघर्ष आपको कार्य का विरोध करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने सभी संघर्ष का पुरस्कार मिलेगा।
उदाहरण के लिए, मुझे याद है जब मैंने पहली बार स्टीवन कॉटलर के साथ काम करना शुरू किया था। हमने एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। इसे सफल बनाने के लिए मुझे कार्यक्रम के टिकट बेचने के लिए सैकड़ों बिक्री कॉल करने पड़े। साथ ही मैं पाठ्यक्रम तैयार करने और पूरे कार्यक्रम की योजना बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए गहन केंद्रित कार्य की आवश्यकता थी। इन सभी बिक्री कॉलों के कारण मेरा कैलेंडर स्विस चीज की तरह हो गया, जिसमें लगातार बैठकें होती थीं और बीच में बहुत कम समय होता था। कॉल के बीच में मुझे पाठ्यक्रम डिजाइन पर काम करने की इच्छा जुटाना मुश्किल लग रहा था। भले ही इवेंट नजदीक आने के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। इसमें शामिल होने की कोशिश करना किसी शक्तिशाली शामक के असर का विरोध करने जैसा था। हालांकि कभी-कभी कॉल के बीच में मैं थोड़ी देर के लिए फ्लो स्टेट में आ जाता था, लेकिन मैं फ्लो स्टेट को इतनी देर तक बनाए नहीं रख पाता था कि इसमें शामिल होने के संघर्ष को जायज ठहराया जा सके। इस सर्फिंग करने जैसा होगा। क्या आप सुबह जल्दी उठकर बोर्ड पर वैक्स लगाने, टाइट वेट सूट पहनने और पैडल मारने के सारे संघर्ष को झेलेंगे, अगर आपको पता हो कि एक या दो लहरों के बाद समुद्र एकदम शांत हो जाएगा? मुझे पता है कि मैं नहीं झेलूंगा। इस संघर्ष के बदले में फ्लो स्टेट का उतना लाभ नहीं मिलता। और केंद्रित काम शुरू करने में भी यही बात है। आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, विकर्षणों को रोकते हैं और संघर्ष के दौर से गुजरने के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि 15, 30 या 45 मिनट के बाद आपको रोका जा सकता है, तो पर्याप्त निर्बाध फ्लो सेशन के बिना ऐसा करना अधिक कठिन हो जाता है। संघर्ष असहनीय लगता है, व्यर्थ है। कोई लहर नहीं है जिसे पकड़कर यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघर्ष सार्थक है। इसलिए ताल मटोल न करें, अपने स्केड्यूल को ठीक करें ताकि अव्यवस्थित स्केड्यूल से बचा जा सके। जहां तक संभव हो, मीटिंग्स को आमने सामने से जूम, जूम से फोन, फोन से ईमेल, ईमेल से टेक्स्ट, टेक्स्ट से कुछ भी नहीं। मीटिंग रद्द करना आदर्श है, क्योंकि शोध में पाया गया है कि 70% मीटिंग्स पूरी तरह से अनावश्यक होती हैं। और जब यह संभव न हो, तो अपने संचार को अपने सबसे अधिक उत्पादक घंटों के बाहर बैच करें और अपनी मीटिंग्स को या तो दिन की शुरुआत में ही निपटा लें या अपने प्रवाह अवरोधों के बाद दिन के अपने अंतिम समय के लिए लिख लें। याद रखें, प्रवाह गतिविधि विशिष्ट होता है। आप या तो मीटिंग के दौरान प्रवाह में हो सकते हैं या गहन केंद्रित कार्य करते समय प्रवाह में हो सकते हैं। लेकिन इन प्रकार की गतिविधियों के बीच क्रॉसिंग प्रवाह को तोड़ देती है। अब टाल मटोल का एक अंतिम पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और वह ये है कि क्या होगा यदि जो टाल मटोल जैसा लगता है वह वास्तव में टाल मटोल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब जब मैं अपनी एक शिक्षा कंपनी का विस्तार कर रहा था, हम एक इंजीनियरिंग टीम के साथ साझेदारी करने जा रहे थे, जो हमारे लिए एक कस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाली थी। तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये नया एलएमएस हमारे व्यवसाय को बढ़ाने और उस वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतिम उपाय था। इस सौदे पर बहुत कुछ लिखा गया था, लोग मुझ पर भरोसा कर रहे थे। फिर भी मैं अपने संपर्क व्यक्ति के साथ कॉल को लगातार टालता रहा, उत्पाद स्कोप दस्तावेज पर दिन ब दिन टाल मटोल करता रहा। अब यहां क्या हो रहा था? मैं व्यवसाय के लिए हर दूसरे कार्य और महत्वपूर्ण बैठक को पूरा कर रहा था, लेकिन इन इंजीनियरों से मिलने से बचता रहा। कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे अंदर से सहज रूप से पता था कि ये साझेदारी वास्तव में व्यवसाय के लिए एक गलत कदम था। मैं उस समय इसका कारण नहीं बता सकता था या पूरी तरह से सचेत भी नहीं था, लेकिन जो टाल मटोल के रूप में प्रकट हो रहा था वो वास्तव में कुछ और था। ये वास्तव में वो दुविधा थी जो मैं महसूस कर रहा था। दुविधा के लक्षण अक्सर टाल मटोल के समान होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग है।
ये दुविधा मुझे संकेत दे रही थी कि हम एक ऐसे अनुबंध में फंसने वाले थे जो हमारे मुनाफे को खत्म कर देगा, उस चीज के लिए जिसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। शुक्र है कि मैं इस टाल-मटोल को दुविधा के रूप में पुनर्व्याख्या करने में सक्षम था और साझेदारी को रद्द कर दिया, जिससे हमें हर महीने लाखों की बचत हुई। अंत में ये पूरी तरह से अनावश्यक अनुभव साबित हुए हैं। इसलिए टाल-मटोल किसी ऐसे काम को करने से बचने की इच्छा है जो आपको करना चाहिए। टाल-मटोल कहलाने के लिए टाल-मटोल की इच्छा और वो काम जो आपको करना चाहिए, दोनों का मौजूद होना जरूरी है। हालांकि कभी-कभी किसी काम को करने से बचने की इच्छा इस बात का संकेत होती है कि आपको वास्तव में वो काम नहीं करना चाहिए या उस काम को बिल्कुल अलग तरीके से करना चाहिए। इसलिए टाल-मटोल के रूप में प्रकट होने वाले दृष्टिकोण परिहार संघर्ष और किसी दिए गए काम को जारी नहीं रखने की सहज भावना के रूप में प्रकट होने वाली दुविधा के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। यदि आप टाल-मटोल पर काबू पाना चाहते हैं, तो आपको दुविधा पर ध्यान देना होगा और इन दोनों संकेतों को आपस में मिलाने से बचना होगा, क्योंकि दुविधा से अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है और आप इसका उपयोग अपने कौशल को निखारने और चीजों को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने मूल्यों, लक्ष्यों या आंतरिक प्रेरणाओं के साथ तालमेल न बिठा पा रहे हों। हो सकता है कि आप थक चुके हों या अपनी क्षमताओं का सही उपयोग न कर रहे हों। जब आप टाल-मटोल के रूप में छिपी दुविधा को पहचानना सीख जाते हैं, तो इससे ये एहसास होता है कि भगवान का शुक्र है कि हमने वो काम नहीं किया। बाद में ये एहसास होते हैं, लेकिन ये केवल पश्चाताप के बाद ही आते हैं। इसलिए आपको टाल-मटोल को सही ढंग से समझने का कौशल विकसित करना होगा, ताकि आप वास्तविक समय में दुविधा को पहचान सकें। याद रखें, टाल-मटोल करना स्वाभाविक है, लेकिन ये आपकी मर्जी पर नहीं है। आप स्पष्ट लक्ष्य, चुनौती, कौशल संतुलन और अपने शेड्यूल को व्यवस्थित करके प्रवाह को प्रेरित करने वाले कारकों का उपयोग करके इसे समाप्त कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन प्रवाह का लाभ मिलेगा। जो काम करना जरूरी है, उसे कभी ना न कहने का संयुक्त प्रभाव आपको प्रवाह तक विश्वसनीय पहुंच प्रदान करेगा और अत्यधिक प्रगति और उपलब्धि की ओर ले जाएगा। हजारों पेशेवरों के साथ काम करने के बाद हमने पाया कि टाल-मटोल को अप्रासंगिक बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है प्रतीक्षा करना, आराम करना और फिर आराम करना।